दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, कहा 50,000 गरीब परिवारों का पूरा होगा सपना, पूर्व सरकारों पर भी कसा तंज। दिल्ली में DUSIB फ्लैट साइट A3 का निरीक्षण, 2011 में तैयार फ्लैट सालों तक पड़ा वीरान, 50,000 फ्लैट्स का नवीनीकरण कर रही सरकार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.7 अरब डॉलर बढ़ा, 698.192 अरब डॉलर पर पहुंचा आंकड़ा, भारतीय रिजर्व बैंक ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 2011 से बने हुए ये फ्लैट जो गरीब झुग्गीवासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पर फंड लगा है, लेकिन सरकार की लापरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वालों को देने से हमेशा रोका है। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में बिना व्यवस्थाओं के पड़ा रहे, और आज ये 50,000 फ्लैट जर्जर अवस्था में हो गए हैं। इन पर फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता हो गई है। जनता की चुनी हुई बीजेपी की सरकार मन से ये चाहती है कि हर झुग्गीवासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, और ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। हम जरूरत पड़ने पर 10 लाख मकान बनाने के लिए भी तैयारी करेंगे और गरीब जनता को आवंटित करेंगे, जिससे हर एक को सुरक्षा मिलेगी और बेहतर भविष्य मिलेगा। ये फ्लैट जो गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वाले को देने से हमेशा रोकते रहे। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में पड़ा रहे, बिना सुविधाओं के, रोजाना शौचालय और स्नानघर जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझता रहे, वहां की बहन बेटी रोज अपमान का घूंट पी के जीती रहे, परंतु उन्होंने एक भी मकान को देने का प्रयास नहीं किया। आज ये 50,000 फ्लैट जो जर्जर अवस्था में हो गए हैं, जिनको फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकताएं खड़ी हो गई हैं, परंतु जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आज है, मन से ये चाहती है कि हर झुग्गीवासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, सारी व्यवस्थाएं मिले, चाहे वो स्नान घर हो, चाहे शौचालय हो, और चाहे सुरक्षा हो, चाहे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो, और चाहे लाइट, पानी, सीवर की व्यवस्था हो। ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हर वो संभव प्रयास जो झुग्गी वालों के लिए मकान देने के लिए हो सकता है, वो हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे सारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हम सब लोग लगे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गीवासी को हम घर दें, और इसीलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले, तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज हमारे कानों तक आए, और ना ही विपक्ष की पार्टियों को इस तवे पे अपनी रोटी सेकने का अधिकार है। जिन्होंने वर्षों तक झुग्गी वासियों को एक मकान देने का प्रयास नहीं किया, आज वो झुग्गी टूटने पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं ये फ्लैट उन्हें दे दिए? क्यों इनको जर्जर होने दिया? ये काम हमें क्यों करना पड़ा? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी और वो गरीबों को मकान देगी? दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों को मकान दिए जाने की आवश्यकता है, जो हमें लगता है। ये तो फिर भी 50,000 मकान है। हम जरूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख मकान भी बनाने की तैयारी करेंगे और गरीब जनता को देंगे। किसी को भी बारिश में भीगने के लिए, ठंड में कांपने के लिए, या शौचालय स्नान घर के लिए घूमने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हर एक को सुरक्षा मिलेगी, हर एक को बेहतर भविष्य मिलेगा।
दिल्ली सरकार ने झुग्गियों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिसको लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की कोई भी झुग्गी बिना पुनर्वास के नहीं हटाई जाएगी। गरीबों के सम्मान और अधिकार की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। रेलवे, डीडीए समेत सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक पुनर्वास की पूर्ण वैकल्पिक और मानवीय व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक राजधानी में किसी भी झुग्गी को न तोड़ा जाए। माध्यम से इस मंच से यह बताना चाहती हूं कि दिल्ली की एक भी झुग्गी बिना उन्हें पक्के मकान दिए हुए हटेगी नहीं। हम उन्हें रोजगार भी देंगे, हम उन्हें स्किल भी देंगे, हम उन्हें घर भी देंगे। अगर पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत होगी तो पॉलिसी में बदलाव भी करेंगे। पर मेरे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लोगों को वहीं मकान मिलेगा तो उनको मकान मिलेगा। कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने सुल्तानपुर स्थित डीडीए डीयूएसआईवी फ्लैट साइट A3 का निरीक्षण किया है। पूर्ववर्ती सरकारों की उदासीनता और दुर्भावनापूर्ण नीतियों के चलते 2011 से तैयार ये फ्लैट सालों तक वीरान पड़े रहे। अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी इन्हें झुग्गीवासियों को नहीं सौंपा गया। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार 50,000 फ्लैट्स का नवीनीकरण कर रही है, जिनमें बिजली, पानी, शौचालय, सीवर और पार्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली के झुग्गीवासियों को सुरक्षित, स्वच्छ और गरिमामय जीवन मिले। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान जन कल्याण और विकास योजनाओं पर जानकारी दी है। विधानसभा सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 8 तारीख तक चलने वाला है और पहली बार दिल्ली के इतिहास में दिल्ली विधानसभा अब ई विधानसभा होगी, पेपरलेस होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, जिसको इतने छोटे समय में हमने दिल्ली विधानसभा के लिए पूरा किया। केंद्र ने इसमें हमें फाइनेंशियल मदद की, दिल्ली सरकार ने भी अपना हाथ उसमें आगे बढ़ाया और मिल करके दिल्ली विधानसभा ई विधानसभा बन रही है। सब कुछ डिजिटलाइज हुआ है। इसके अलावा 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र दिल्ली विधानसभा पे लगा। वो विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे आधारित है। ये भी दिल्ली एक मॉडल विधानसभा के रूप में बड़ा कार्य जो दिल्ली में हुआ। ये सभी चीजें लगातार पॉलिसी रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली सेक्रेटरीट भी पूरी तरीके से हम डिजिटलाइज कर चुके हैं। आज हमारी सारी फाइलें ई फाइल के माध्यम से जा रही है, ई साइन हो रहे हैं और धीरे धीरे सेक्रेटरीट को भी हम पेपरलेस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कभी भी कोई भी फाइल डिजिटली नहीं जाती थी। उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और नीति दोनों पे क्वेश्चन मार्क लगता था। मैं इस बात की अनाउंसमेंट करते हुए बहुत ही प्रसन्न हूं। दिल्ली विकास की राह पे लगातार आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में नीतिगत परिवर्तन भी हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हो रहा है। छोटे से छोटे चीज हो, गड्ढे, जल भराव से लेकर के बड़े से बड़े नीतिगत फैसले जो हमने 24/7 एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में काम कर पाएंगी। अपनी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हमने इसमें जोड़ा। महिलाएं अब 9 बजे के बाद भी काम कर पाएंगी, वो हमने इसमें जोड़ा। और लगातार दिल्ली में परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन चल रहा है। बहुत खुशी है मुझे। आज माननीय विधायकों के साथ बैठकर के पूरी चर्चा की गई और दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में एजुकेशन बिल लेके आया जाएगा, जो कि चर्चा के लिए पूरी तरह से पटल पे रखा जाएगा। धन्यवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 15वें राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अंगदाताओं को सम्मानित किया और साथ ही कहा कि 2024 में देश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। करीब 18,900 ट्रांसप्लांट किए गए, जो कि एक साल के अंदर सबसे ज्यादा है।
2 अगस्त राष्ट्रपति भवन स्थित प्रसिद्ध अमृत उद्यान 16 अगस्त से 14 सितंबर तक जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने शनिवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी और इस अवधि के दौरान उद्यान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और अंतिम प्रवेश शाम 5:15 बजे होगा। रखरखाव के कारण ये सभी सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने जारी जानकारी में ये जानकारी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव की टिप्पणियों के जवाब में 2 परमाणु पनडुब्बियों को भी उचित क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया और ये कदम बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच में लिया गया। ट्रंप ने इस निर्णय को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया है। तो वहीं जर्मनी की सेना ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना शुरू कर दिया है। जर्मनी की वायुसेना के विमानों द्वारा 34 पैलेट में कुल 14 टन खाद्य और चिकित्सक सामग्री गाजा पहुंचाई गई और यह सहायता वहां के संकटग्रस्त लोगों के लिए राहत का माध्यम बनेगी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि गाजा को हर महीने लगभग 62,000 टन सहायता की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय आबादी की बुनियादी जरूरतें पूरी की जा सके। जर्मनी का ये कदम क्षेत्र में बढ़ती मानवीय जरूरतों को भी पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। जर्मनी ने गाजा में शुरू हुए मानवीय सहायता 14 टन पहुंचाई खाद्य एवं चिकित्सक सामग्री। चुनाव आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारियों का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है और साथ ही मतदाता सूची तैयार करने का पुनर्निरीक्षण कार्य भी शामिल है। बीएलओ पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया गया है। संशोधित ढांचे के अनुसार बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रुपए से दोगुना करके 12,000 रुपए कर दिया गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 25 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 2.7 अरब डॉलर से अधिक बढ़कर 698.19 अरब डॉलर से भी अधिक हो गया है। आरबीआई द्वारा जारी साप्ताहिक सांख्यिकी अनुपूरक के अनुसार 1.3 अरब डॉलर बढ़कर लगभग 589 अरब डॉलर हो गया है। भारत में डिजिटल भुगतान में वृद्धि जारी है और इस तेजी का मुख्य कारण यूपीआई और आईएमपीएस लेनदेन में वृद्धि रही। जुलाई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से होने वाले लेनदेन में 19.747 अरब तक पहुंच गया है। भारत के डिजिटल भुगतान के आधार यूपीआई ने जुलाई 2025 में 1,947 करोड़ लेनदेन के साथ में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी कुल राशि 25.1 लाख करोड़ रुपए है। यह आंकड़े लेनदेन की मात्रा में साल दर साल 35,000 की वृद्धि और मूल्य में 22% की वृद्धि को दर्शाते हैं। आपको बताते चले कि जुलाई में ट्रांजैक्शन जो हैं वो काफी ज्यादा इस बार पहुंच गया है और साथ ही जिसको लेकर आपको यह भी बताते चले कि हर दिन 62.8 करोड़ लेनदेन भी हो चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिस दौरान यूपीआई और आईएमपीएस में इस दौरान वृद्धि देखने को मिली है, जिसकी एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, जिस दौरान पता चला कि हर दिन 62.8 करोड़ लेनदेन रोजाना किए जा रहे हैं। पीतमपुरा में पावन शिव पुराण महाकथा आयोजित की गई है और इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की और कहा कि पावन शिव पुराण महाकथा में सहभागिता एवं अत्यंत दिव्य और शांति प्रदान करने वाला अनुभव रहा। शिव पुराण सनातन जीवन मूल्यों का प्रतीक है और ये हमें सिखाता है कि धर्म, तप, करुणा और न्याय से जुड़कर हम कैसे अपने जीवन और समाज दोनों की दिशा दे सकते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करती हूं कि उनकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। दिल्ली स्थित शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज का 39वां स्थापना दिवस समारोह और नए छात्रों के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत किया और सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि युवाओं के बीच अपने विचारों को साझा करने का अवसर मिला। सीएम ने नई अकादमिक यात्रा पर कदम रख के सभी युवाओं को बधाई दी। सीएम ने कहा कि आपकी ऊर्जा, आपके विचार, आपकी संकल्प शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के काली बस्ती में चाकूबाजी की वारदात सामने आई। बताया ये भी जा रहा कि शुक्रवार देर रात 23 साल के युवक राहुल पर चाकू से वार किए गए। हमले की वारदात को अंजाम देने पुरानी रंजिश के चलते दिया गया। वहीं बताया गया कि ये भी एक किन्नर ने इलाके में अपना खौफ पैदा किया हुआ है। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा मामला उत्तम नगर से सामने आया, जिसका किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी मामले की सीसीटीवी में कैद हो गया है, जहां पर काली बस्ती में युवक पर चाकू से हमला किया गया और ये पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दिल्ली साउथ वेस्ट सागरपुर इलाके में दर्जनों बदमाशों का खौफ देखने को मिला है। पुलिस दर्जनों बदमाशों को लाइन लगाकर पीटते हुए ले गई है। बताया यह भी जा रहा है कि किसी मकान या फिर प्लॉट पर बदमाश कब्जा करने आए थे। लोग घरों की छतों से देख रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा। पुलिस ने इस पूरे मामले पर केस दर्ज कर लिया है और करीब 15 से 20 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी इस पूरे मामले की जा रही है। प्लॉट पर कब्जा करने का यह आरोप लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा। दरअसल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्लॉट पर कब्जा करने आए बदमाशों का किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और इस दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से जमकर वायरल हो रहा। पुलिस की गिरफ्त में करीब 20 बदमाश लगे हैं। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 20 साल के युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक एक प्राइवेट कंपनी में टेम्पो ड्राइवर की नौकरी करता है और घरेलू समस्या को लेकर काफी समय से डिप्रेशन में चल रहा था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। NAREDCO द्वारा आयोजित ग्रोथ भी और ग्रीन भी सेमिनार में हरित और विकसित दिल्ली के निर्माण को लेकर अपने विचारों को साझा किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी कपिल मिश्रा ने एक टीम भी उपस्थित रही। सालों से अटके भटके लटके कामों को पूरा करने पर हमने प्रण लिया है। दिल्ली की रफ्तार थम गई है, लेकिन डबल इंजन सरकार के साथ हम पूरी तरह से पूरी गति और नए विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हमने वे पुराने कानून हटाए जो महिलाओं को रात 9 बजे के बाद में काम करने से रोक देते हैं। हमने वहां पर जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी आसान की जो दिल्ली के उद्यमियों को आगे बढ़ाने से रोकती थी। अब समय है नई तकनीक, नई सोच और नए समाधान लाने का। दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त कमिश्नर SBK सिंह शशि भूषण कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। IPS अधिकारी SBK सिंह को दिल्ली पुलिस की कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वर्तमान में दिल्ली होमगार्ड्स के महानिदेशक के रूप में कार्यरत सिंह को अगले आदेश तक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के 47वें नौसेना अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद में उन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर फूल अर्पित कर राष्ट्र सेवा में बलिदान देने वाले इस वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने 1 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। दिल्ली में स्कूली छात्रों को शिक्षा के बाद में रोजगार के अवसर प्रदान करने के मकसद से शासन और प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली रोहिणी सेक्टर 3 स्थित सर्वोदय विद्यालय में जॉब फेयर लगाया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे।
राजधानी दिल्ली में मानसून के साथ ही हादसों का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में बरसात के बाद में हादसे की सूचना सामने आई। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक ही परिवार के 2 लोगों को करंट लगने से मौत हो गई। इस दौरान दोनों को बचाने के चक्कर में उनके पिता भी हादसे का शिकार हो गए और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बताते चले कि पूरा मामला बेगमपुर से सामने आया है, जहां पर बारिश की वजह से दर्दनाक हादसा हो रहा है। हालांकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जिस दौरान तमाम तरह के हादसे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। बचाव में पिता भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पूरा मामला बेगमपुर से सामने आया है, जहां पर परिजनों का इस घटना के बाद में रो रो कर बुरा हाल है। वो बाहर आया, बाहर आके बिनावे की आवाज दी कि मम्मी मुझे बचा ले। वो ऐसा कि बेकार पकड़ा उसको बत्ती ने कि वो छूटा ही नहीं। फिर इसके पापा भी आए तो उनको भी बत्ती ने पकड़ लिया। मेरी बेटी को भी पकड़ लिया तो एक बार वो छूट के बाहर आ गई। फिर पता नहीं दोबारा कब चली गई वो अंदर। मेरे दोनों बच्चे। आपदा और आपातकालीन जैसी स्थिति से निपटने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा समय समय पर तैयारियां और उनका पूर्वाभ्यास किया जाता है। इसी को देखते हुए 1 अगस्त को दिल्ली के कई इलाकों में ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल के लिए ऐसे स्थानों को चयनित किया गया जहां बड़ी संख्या में लोगों को आवाजाही देखने को मिलती है। मसलन मार्केट, मॉल, सरकारी कार्यालय, हॉस्पिटल। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के रोहिणी इलाके में देखने को मिली हैं। आपको बताते चले कि कई इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया, जहां पर एमसीडी सहित कई एजेंसियां भी मौके पर मौजूद रही। दरअसल मॉक ड्रिल तब किया जाता है जब सुरक्षा को लेकर कितने हम तैनात हैं उसको देखने के लिए किया जाता है, लेकिन एमसीडी सहित कई एजेंसियां भी मौके पर मौजूद रही। मॉक ड्रिल भी सफलतापूर्वक हुआ, जहां पर दिल्ली के कई इलाकों में मॉक ड्रिल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि कई इलाकों में मॉक ड्रिल किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मैं नरपाल सिंह महलावत, डिप्टी कमांडेंट 16 बटालियन एनडीआरएफ से हैं। हम दिल्ली एनसीटी एरिया को देखते हैं। आज ये मेगा मॉक एक्सरसाइज हुई है और सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीमें गई हुई है। जैसा कि आपको इंसिडेंट कमांडर साहब ने बताया है कि वेल कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज थी, मल्टी एजेंसी यहाँ पे लगी हुई थी और इंसिडेंट कमांडर साहब के निर्देशन में उसको बड़े बढ़िया से ऑर्गेनाइज किया गया। और एक्सरसाइज का मोटो ये रहता है कि कहीं रियल सिनेरियो में हमें कभी जरूरत पड़ती है तो सभी एजेंसियां एक कोऑर्डिनेशन में काम कर पाए, किसका काम कब है, कैसे है। जैसे यहाँ के सिनेरियो में पहले ये था कि बेसमेंट में देखिए मॉक ड्रिल के अंदर कुछ ना कुछ स्टिमुलेट किया जाता है। यहाँ जो स्टिमुलेशन की गई है वो एक बिल्डिंग कोलैप्स की गई जिसके अंदर कुछ लोग इंजर्ड थे और साथ में फायर की भी। तो क्योंकि एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में एक बड़ी क्रिटिकलिटी होती है कि आपको फायर भी बुझानी है, इंजर्ड को भी रेस्क्यू करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ की एसेंशियल सप्लाईज हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि यहाँ पे आईसीयू वार्ड भी होता है जिसमें लोग वेंटिलेटर्स पे होते हैं, या इंक्यूबेटर्स होता है जिसमें बच्चे जो है इंक्यूबेटर में होते हैं, तो वो भी हमें इंश्योर करना होता है। तो हमने एक डुअल एक्सरसाइज करी है कि रिलीफ रेस्क्यू के साथ साथ जो एसेंशियल यहाँ पे सर्विसेज हैं उसमें कोई बाधा ना पड़े, खासकर ऑक्सीजन सप्लाई 24/7 रहे, इलेक्ट्रिसिटी नॉन स्टॉप रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।